हाँ हेलो। हेलो। आफ्टरनून सर। अच्छा, पिछले क्लास में पिछले क्लास तक हम लोग थ्री डी में डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड आप दो लाइन के बीच का एंगल, पूरा स्ट्रेट लाइन, प्लेन, और कल के क्लास तक हम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस वहां तक हम लोगों ने देख लिया। और कल वाला जो मैंने बताया उस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ सेंड किया था, ठीक है? क्योंकि दो लाइन के बीच, दो एसक्यू लाइन के बीच का न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आपको वहां पर आएगा एग्जाम में डेफिनेटली। तो और आज के क्लास में मैं स्फेयर के विषय में कल ही चर्चा कर दिया था, तो यहाँ हम स्फेयर शुरू कर दे रहे हैं आज की क्लास में। स्फेयर संबंधी कुछ बात करते हैं। स्फीयर से रिलेटेड आप लोग पढ़ते हैं, पहले से पढ़े हुए भी होंगे। लोअर स्टैंडर्ड में है, उसका एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहां भी आप 12th में पढ़े, 11th में पढ़े, इवन बीएससी में, हर जगह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इक्वेशन निकालना होता है कि स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा किसी पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होने पर, ठीक है? अच्छा, स्फीयर के विषय में सबसे पहले स्फीयर के डेफिनेशन वगैरह से मैं बात कर रहा हूँ, किस प्रकार से आप जानेंगे। जिस प्रकार से 2D में सर्किल होता है उसी प्रकार से 3D में आपका स्फीयर होता है। स्फीयर का मतलब जस्ट लाइक आप लोग फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल फुटबॉल जो होता है वो स्फीयर के एग्जांपल है। स्फीयर का डेफिनेशन आप यही बोल सकते हैं कि स्फीयर में दो चीज फिक्स होता है, एक आपका सेंटर और दूसरा रेडियस। अब उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में हम उसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि उसका डेफिनेशन कैसा होना चाहिए। देखिए स्फीयर से रिलेटेड बात क्या लिख रहे हैं। इसमें कहा जा सकता है कि स्फीयर जो होता है जिसमें पॉइंट मूव करता है, मतलब लोकस, अभी तक तो मैंने जिक्र किया नहीं, पहला चैप्टर में था, उसमें थोड़ा सा लगता है जिक्र हम किए नहीं है। लोकस एक प्रकार का होगा, कोई पॉइंट मूव करेगा। यहाँ इस प्रकार से पहले देखिए किस प्रकार से लिखा जा सकता है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट का लोकस, मतलब किसी पॉइंट का बिंदुपथ हिंदी में जो बोलते हैं। द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves, the locus of a point which moves such that its distance from a fixed point is always same is called a sphere। इसका थोड़ा सा मैंने डिफिनेशन लिख दिया। ये बात बताया जा रहा है कि जैसे फुटबॉल है, उस पर एक पॉइंट को मूव कराइए, फुटबॉल जो है उस पर एक पॉइंट को मूव कराइए उसके सरफेस पर, तो जब मूव कराइएगा तो उसका पॉइंट का दूरी जो है, जैसे ऊपर में अगर मूव कराइए चारों तरफ, तो उस पॉइंट का जो दूरी होगा वो एक फिक्स पॉइंट से ऑलवेज सेम रहेगा। दैट लेंथ इज कॉल्ड रेडियस। यानी इसमें क्या लिखा गया, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट
which moves, वो पॉइंट मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, such that, जैसा कि कैसे मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, उस पॉइंट का दूरी किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा जो रहेगा सेम रहेगा, ठीक ना। The locus of a point which moves such that its distance from a fixed point is always same is called a sphere. और जो फिक्स पॉइंट रहेगा उसको आप सेंटर बोलेंगे। इसमें आप नोटिस कर सकते हैं the fixed point is called center, is called center of a sphere। और जो लेंथ रहेगा फिक्स्ड लेंथ is called radius। जो फिक्स्ड लेंथ रहेगा उसको आप रेडियस बोलेंगे। इसको आप थोड़ा सा फिगर के वे में समझ सकते हैं। ये बोर्ड पर दिखाया जा रहा है 2D फिगर हो गया, लेकिन ये फुटबॉल टाइप का है। और यहाँ आप केयर करेंगे कि इसमें एक फिक्स पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सेंटर। सेंटर से फिक्स पॉइंट जो है उसको, एक पॉइंट आपका फिक्स्ड है, एक पॉइंट जो है ये आपका फिक्स्ड है, और एक पॉइंट ये मूव कर रहा है। ये आपको दिख रहा है सर्किल टाइप का, लेकिन ये स्फीयर है। स्फीयर मतलब फुटबॉल टाइप का है। तो पॉइंट अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ का दूरी, ठीक है। पॉइंट अगर यहाँ है तो यहाँ का दूरी, पॉइंट अगर यहाँ है तो यहाँ का दूरी। 3D में मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसे चपटा नहीं रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो सरफेस से किसी भी पॉइंट का दूरी उस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहेगा, और उस जो फिक्स पॉइंट है उसी को आप सेंटर बोलेंगे, और फिक्स जो लेंथ होगा हमेशा समान होगा, दैट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, ये स्फीयर के बारे में कुछ बेसिक बातें थी जो कि आप पहले से जानते भी हैं। ठीक है जी, बताइए आप लोग। ठीक है, क्लियर है, इसको हटा दे। सर सर्कल का भी तो सेम ही डेफिनेशन होता है ना? क्या चीज? सर्कल के लिए भी बोल रहे हैं सेम डेफिनेशन होता है, जो ऊपर लिखे हैं 2 लाइन। उसके लिए भी सेम होता है, बस उसमें भी सेम होता है, बट उसमें यही ध्यान रखना है कि वो जो फिगर है वो आपका 2D होगा, मतलब 2 डायमेंशनल होगा, प्लेन में होगा। और ये आपका फिगर जो होगा ये आपका स्पेस में होगा, नॉट ए प्लेन। ये जो फिगर होगा ये आपका स्पेस में होगा, और वो फिगर जो होता है आपका प्लेन में होता है। उसमें भी इसी प्रकार का डेफिनेशन होगा। उसमें भी उसके सरकमफ्रेंस से, मतलब सर्किल में एक पॉइंट फिक्स होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर। और सर्किल के सरकमफ्रेंस से वो फिक्स पॉइंट का दूरी ऑलवेज सेम रहेगा, दैट लेंथ इज कॉल्ड रेडियस। तो वहां पर सर्किल में भी इसी प्रकार का डेफिनेशन, मतलब ये सूटेबल डेफिनेशन है, इस प्रकार से आप किसी को बता सकते हैं। और उसमें जो 2 बात इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिखा। चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे मूव करते हैं। ले लिए हैं। अच्छा, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इक्वेशन लिखने के लिए आता है, चाहे आप 11th 12th का पढ़े, बीएससी का पढ़े, या यहाँ जो पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा नहीं कि एरिया पूछता है, वॉल्यूम पूछेगा, वैसा नहीं। वो पूछता है अगर स्ट्रेट लाइन आप पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के संदर्भ में बात करेगा। अगर आप इलिप्स पढ़ रहे हैं तो उसके इक्वेशन के संदर्भ में बात करेगा। तो यहाँ आप स्फीयर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सीधा आपसे पूछा जाएगा, यह जानकारी होना चाहिए कि स्फीयर का इक्वेशन जो है वो कैसे लिखा जाता है, या स्फीयर का इक्वेशन कैसा होता है। देखिए, ये मेन रूप से आपका यहाँ से आपको जानना अनिवार्य है। वो तो नॉलेज के लिए हुआ, लेकिन ये सब आपका काम का चीज हो गया। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर whose center, the equation of a sphere whose center and radius are given। इसी को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर whose center, मतलब उसका सेंटर आपको पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। उस समय आप स्फीयर का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसमें थोड़ा सा ये तो मैं रफ ऐसे ही बना रहा हूँ। इसे बनाने का मतलब है कि आपका जो स्फीयर होगा 3 डायमेंशनल फिगर है। ये ओरिजिन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन जेड एक्सिस है, ठीक है। और ये जो मैंने फिगर बनाया है
ये स्फीयर का, ये आपका वाईजेड प्लेन में है नहीं। वो फिगर जो है जैसे मान लीजिए कार्टेशियन सिस्टम ऑफ एक्स वाई जेड जो देख रहा है, तो इस प्रकार से ये स्पेस में फुटबॉल आ गया। जो फुटबॉल है वो आपका स्पेस में है। तो ध्यान रखना है, ये मेरा ये जो मैंने स्फीयर बनाया है, ऐसे देखने से आपको सर्किल लग रहा है, बट ये जो है सर्किल हमेशा किसी प्लेन में होगा। पहले तो आप ये जान ले कि सर्किल जो होगा वो किसी प्लेन में होगा, बट स्फीयर जो होगा वो कहीं ना कहीं स्पेस में होगा। ठीक है। और इसमें ध्यान रखिए कि जो मैंने स्फीयर बनाया फिलहाल, ऐसे देखने से आपको ये नहीं बताना है कि ये वाईजेड प्लेन में है। मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया है, ये वाईजेड प्लेन में दिख रहा है बट वाईजेड प्लेन में है नहीं। फिलहाल इस स्फीयर का सेंटर जो है, इसको मैंने पढ़ा अल्फा बीटा गामा। इस स्फीयर का सेंटर मैंने पढ़ा अल्फा बीटा गामा, और साथ साथ इस स्फीयर का जो रेडियस है, जिसका नाम मैंने सीपी दिया, दिस इज आर। ठीक है। अगर वहां फिगर से जिनको क्लियर नहीं हो रहा है, अलग से फिगर बना सकते हैं बिना कार्टेशियन सिस्टम के ही। ये जो आपका स्फीयर है, जिसका सेंटर मैंने अल्फा बीटा गामा दिया, और साथ ही साथ इस स्फीयर का जो रेडियस है मैंने आर दिया। तो देखिए इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर का जो इक्वेशन होगा, इसको आपको याद रखना है, x माइनस अल्फा का, जस्ट लाइक सर्किल जो आप पढ़ते हैं, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, z माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये हो गया स्फीयर का इक्वेशन उस कंडीशन में जब आपको स्फीयर का सेंटर पता हो और स्फीयर का रेडियस पता हो। वो मैंने जो स्फीयर बनाया है वाईजेड प्लेन में नहीं है, स्पेस में है, इसलिए वहां पर सेंटर का तीनों कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका रेडियस जो है उसका सीपी, जिसका नाम मैंने आर लिखा है। और यही आपका हो गया एक तरीका से स्फीयर का इक्वेशन। क्लियर है, बताइए आप लोग। ठीक है जी। यस सर, क्लियर है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब आगे इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, एक इसी पर एग्जांपल दिया जा रहा है, इक्वेशन, या ऐसे इसको क्वेश्चन टाइप से लिख रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose center is, find the equation of a sphere whose center is origin, जिसका सेंटर ओरिजिन है, एंड रेडियस इज 5 यूनिट। एक सर्किल, एक स्फीयर का इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है और रेडियस जो है वो 5 यूनिट है। तो ये सब बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज है नहीं। जैसे मान लीजिए यही आपका स्फीयर हो गया, इस स्फीयर का जो सेंटर है, ये आपको मूल बिंदु दिया गया है, इस स्फीयर का सेंटर जो है, और इसको यहाँ 5 यूनिट ना करके इसको हम 1 कर देते हैं, ताकि आपको एक फार्मूला टाइप का भी दिखेगा, जो कि आप पहले से जान रहे हैं। इस स्फीयर का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज सीपी, ये आपका ए दिया गया है। हम लोगों ने मान लिया कि इस स्फीयर का सेंटर ओरिजिन है, और इस क्वेश्चन में मतलब दिया गया रेडियस इसका 5 है। तो अब इसका आप इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये आपका हो जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर, जो कि 0 है, z माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर। और यही आपका फाइनल आंसर हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये जो है इस स्फीयर का इक्वेशन उस कंडीशन में हो गया जिसका सेंटर मूल बिंदु है,
और साथ साथ इसका रेडियस जो है वो a है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी पर एक न्यूमेरिकल वाला मैटर दे देते हैं। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर whose center is, find the equation of a sphere whose center is 1 2 3 and radius equal to 5। बस इसको हम लास्ट कर रहे हैं, फिर दूसरे पे हम लोग आ रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर whose center is this and radius is this। इसका यदि आप सॉल्यूशन करते हैं तो ये आप समझ लीजिए क्या होगा। यही आपका स्फीयर है जिसका सेंटर जो है ये 1 2 3 हो गया और इसका जो रेडियस है ये r बराबर 5 दिया गया है। तब इक्वेशन जो है बड़ा इजी वे में आप लिख सकते हैं। ये आप लिखेंगे कितना, इक्वेशन हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा का वैल्यू 2 है, प्लस हो गया z माइनस गामा का स्क्वायर जो कि वैल्यू 3 है, और इक्वल टू हो गया रेडियस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये आपका हो गया स्फीयर का इक्वेशन उस कंडीशन में जब स्फीयर का रेडियस और सेंटर बोथ आर अवेलेबल। ठीक है, इसको आप चाहे तो थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और विस्तार इसका कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, बीच में हो जाएगा माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z, और ये जो वैल्यू आपका होगा माइल पद रखेंगे। ये हो गया 9 और 4 13, एक 14, और 14 और उधर से 25 आएगा तो 14 11 25। ये देखिए इसका आंसर हो गया। ऐसे ऊपर वाला भी करेक्ट है बट नीचे वाला एफसी का एक्सटेंशन किया हुआ है। ये क्लियर है सबका, बताइए आप लोग। ठीक है जी, यस सर क्लियर है। ठीक है। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए। ठीक है, बहुत बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसमें अपने से मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, पता नहीं इस प्रकार का दिया है नहीं दिया है। जैसे ऐसा हो सकता है कि स्फीयर का सेंटर आपको दिया जाए और साथ में बोल देगा कि स्फीयर जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करना है। जैसे जो फुटबॉल है, फुटबॉल के सरफेस पर एक पॉइंट दे देगा और उसका सेंटर दे देगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैं खुद इसमें लिख रहा हूँ। अगर ऐसे पूछा जाए find the equation of a sphere, find the equation of a sphere whose center is, find the equation of a sphere whose center is, मान लेते हैं 2 3 1, कुछ इस प्रकार का। find the equation of a sphere whose center is this and passes through the point, and passes through the point, and passes through the point P, मान लेते हैं कि 2 1 5 है, कुछ इस प्रकार से। मतलब इसमें आपको समझना चाहिए क्या दिया गया है। इसमें रेडियस को मैंने इनडायरेक्ट कर दिया, इसमें सेंटर आपका क्लियर दिख रहा है कि इस स्फीयर का सेंटर कितना है, बट रेडियस को मैंने डायरेक्ट नहीं दिया, अपने से इसमें एक क्वेश्चन बना दिया इसको। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक स्फीयर का इक्वेशन, और जो भी लोग देख रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से मैंने लाइन में काफी फोर्सली बता रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हर हालत में उसका डीसी या डीआर चाहिए और उसके रास्ते में एक पॉइंट चाहिए, एटलीस्ट 1 पॉइंट। उसी प्रकार से जब भी आपको स्फीयर का इक्वेशन लिखना है, हर हालत में आपको उसका सेंटर मौजूद होना चाहिए और उसका रेडियस पता होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई क्वांटिटी अगर
मौजूद नहीं है तो उसको लाना होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्फीयर का इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर अनिवार्य है जो कि दिया गया है, और इसका रेडियस आपके पास है नहीं, डायरेक्ट नहीं है, बट आप सोचेंगे तो रेडियस आपका निकल जाएगा। तो देखिए इसमें यही आपका स्फीयर हो गया, इसका सेंटर आपके पास दिया गया है 231, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको मिला हुआ है, और बोला जा रहा है कि स्फीयर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब स्फीयर का सेंटर आपको दिया गया और ये बोला गया कि स्फीयर किसी पॉइंट से पास कर रहा है। एक मतलब कि दैट पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर, यानी मान लीजिए कि यही पॉइंट है, कहीं पर भी आप देख सकते हैं स्फीयर किसी पॉइंट से पार करना है, मतलब स्फीयर पर कहीं ना कहीं उसके सरफेस पर एक पॉइंट है, कोई यहाँ मान सकता है, कोई यहाँ मान सकता है, कहीं पर भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि स्फीयर किसी पॉइंट से पास कर रहा है जहां का कोऑर्डिनेट 215 है, ठीक है। सेंटर इसका फिक्स है और रेडियस नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहा गया कि स्फीयर जो है किसी पॉइंट से पार कर रहा है, तो पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर। और अब आप डिस्टेंस फार्मूला का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे, दिस लेंथ इज कॉल्ड रेडियस, सीपी। तो यहां आप निकाल सकते हैं सीपी इक्वल टू आर, और डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके आप इसका रेडियस फाइंड आउट करें। ये आपका एक तरीका से हो जाएगा 2 - 2, और ये आपका हो जाएगा 1 - 3, और ये आपका हो जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आ जाए न्यूमेरिकली अपने से दिया हुआ है। अब ये वैल्यू जो है 2 - 2 होगा, गलत लिखा है। ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आ गया 20। इस स्फीयर का जो रेडियस है ये आपका √20 आ गया। तो स्फीयर का रेडियस आ गया। अब सीधा हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का जो इक्वेशन होगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर जो कि 2 है, y माइनस बीटा का स्क्वायर जो कि 3 है, z माइनस गामा का स्क्वायर जो कि 1 है, बराबर रेडियस मैंने खुद निकाला, ये √20 है का होल स्क्वायर। और यहाँ के बाद ये वैल्यू आपका इतना भी छोड़ सकते हैं, तो इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 20। और इसको करेक्ट आप करें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 2z, और उसके बाद न्यूमेरिकल को आप एक जगह कर दीजिए। देखिए 4 हुआ और 9 13 1 14, उधर से उसको ले आइएगा 6 होगा। ये हो गया उस स्फीयर का फाइनल इक्वेशन, ठीक है। और स्फीयर में आप एक बात और याद रखें भैया समझने के लिए, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर आर इक्वल। स्फीयर में पहचानने का ये भी तरीका है कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर सबका कोएफिशिएंट, बल्कि मैं पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं स्पेशल टाइप का बात, द कोएफिशिएंट ऑफ, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर आर always equal for a sphere, यानी ये चीज आपको ध्यान रखना है कि स्फीयर कभी मान लीजिए भूल से गुणांक कोई लगा दिया, अगर गुणांक लगेगा भी, मैं x y z का बात नहीं कर रहा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, अगर स्फीयर आपको पहचानना है तो देखिए थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2x स्क्वायर हो गया प्लस 3y स्क्वायर हो गया प्लस 2z स्क्वायर हो गया माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8z प्लस 15 बराबर 0। अगर इस प्रकार से आ गया तो दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इसको आप स्फीयर का इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इस एक तरीका से स्फीयर का इक्वेशन होने के लिए क्या मेन चीज है, एक अगर आपको सेंटर रेडियस दिया हुआ है तो आप तो इक्वेशन लिख पाएंगे, लेकिन अगर आपको पहचानना है डायरेक्ट इक्वेशन दिया जाएगा तो आपको पहचानने का यही तरीका है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये तीनों टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो या तो सेम होगा, अदरवाइज रहबे नहीं करेगा, 1 1 1 रहेगा। अगर यहाँ मैंने 2 दिया था तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2,
आगे क्या गुणांक है नहीं गुणांक है उससे लेना देना नहीं है, बट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर आर ऑलवेज आइडेंटिकल फॉर स्फीयर। ये क्लियर हो रहा है जी? बताइए आप लोग, ठीक है? यस सर, क्लियर है। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जिनको जरूरत है लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्फीयर में वैसे स्फीयर का इक्वेशन जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन हो। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose end point of diameters are given। इस प्रकार का बात किया जा रहा है, ये चीज आपको जानना चाहिए। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose end point, the equation of a sphere whose end points of diameter are given। यानी आपसे ये बोला जा रहा है, ऐसे तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं भी जानेंगे तब भी बना देंगे। एक मैं इसका रेडीमेड फार्मूला बना दे रहा हूं जिससे आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, और अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं भी जानेंगे उसके बावजूद बना सकते हैं जितना अब तक आप सीख चुके हैं। ठीक है, आपको स्फीयर का इक्वेशन उस स्थिति में लिखना है जब डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हो। जैसे देखिए, इसको थोड़ा सा और यही मान लेते हैं, आपके पास एक स्फीयर है, तो सही हो गया। यही एक स्फीयर हो गया जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है। आपको पता है डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर। यही मान लेते हैं कि AB जो है ये इस स्फीयर का डायमीटर है। यहाँ का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x2 y2 z2, और यहाँ का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया पॉइंट A का x1 y1 z1। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। अब यदि आपको स्फीयर का इक्वेशन लिखना है तो बिना एक कॉन्सेप्ट पढ़े आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। सबसे पहला काम आपको पता है, हालांकि सेक्शन फार्मूला वाला एक कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है क्योंकि मैंने शुरू कर दिया था आपको डायरेक्शन कोसाइन से, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि किसी लाइन का अगर एंड पॉइंट दिया है तो मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हैं, सब चीज आप जानते होंगे। ठीक है, आप वही होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, z1 + इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, यदि आपने x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 किया तो यहाँ का x आ गया सेंटर का x। उसी प्रकार से y1 + y2 बटा में 2 करेंगे तो यहाँ सेंटर का y मिलेगा। z1 + z2 डिवाइडेड, मतलब किसी लाइन का मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट सब लोग जानते हैं, इसीलिए मैंने उस कॉन्सेप्ट को सेक्शन फार्मूला मात्र आपका छूटा हुआ था, वो चीज आप जानते होंगे। और अगर नहीं जानकारी होगा तो एक क्लास उसके संदर्भ में बताया जाएगा बाद में। चलिए ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। सबसे पहला काम ऐसा कर देते हैं कि इस पर एक पॉइंट में आर्बिट्री पॉइंट ले रहा हूँ सर। स्फीयर के तरीका से सरफेस पर एक पॉइंट मैंने P लिया जहां का कोऑर्डिनेट x y z मैंने एज्यूम किया। आपको डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है, मैंने क्या किया, सरफेस पर एक पॉइंट लिया जहां का कोऑर्डिनेट मैंने x y z लिया। और एक कॉन्सेप्ट आप बहुत लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं 10th 11th में, आप वहां पर पढ़ते हैं कि द एंगल मेड बाय
डायमीटर या अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है, या सेमी सर्किल ऑलवेज मेड एक तरीका से परपेंडिकुलर एंगल, इस प्रकार का मैटर पढ़ते हैं, और वृत्त के द्वारा बनाया गया कोण समकोण होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। अर्धगोला के द्वारा, हेमिस्फीयर के द्वारा हेमिस्फीयर के द्वारा सरफेस पर बनाया गया कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो देखिए मैंने क्या कर दिया कि सरफेस पर एक पॉइंट पी लिया, और अब इसमें क्या कर रहे हैं, यहां से मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, और फिर यहां से मतलब डायमीटर के इन पॉइंट से उस पर्टिकुलर पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, और वही कॉन्सेप्ट अब क्या लग गया, यहाँ का जो एंगल है वो 90 हो गया। ठीक है जी, वही हो गया Yes, कि sir. द एंगल मेड बाय हेमिस्फीयर ऑन द सरफेस इज 90 डिग्री। ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ एक तरीका से डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एपी का डायरेक्शन रेशियो मैं निकाल रहा हूँ। देखिए कैसे निकलेगा, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। मैंने क्या कर दिया, AP का, देखिए अब यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट क्या लगा रहा हूँ, AP और चूंकि BP आपस में परपेंडिकुलर है, AP और BP जो है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और देखिए इसीलिए मैंने पहले आपको स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो, एंगल वगैरह जितना बात बताना था मैंने इसीलिए सारा बात बता दिया, ताकि अब आगे परेशानी ना हो। अब AP चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इसका आपने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। उसी प्रकार से एक तरीका से dr ऑफ BP आप निकाल, BP का डायरेक्शन रेशियो हो गया x minus x2, y minus y2 एंड z minus z2। यानी AP और BP का आपने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, और आपको पता है यहाँ पर लिखा जाएगा सिंस AP परपेंडिकुलर BP, ये दोनों के दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, तो आप लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। दो लाइन यदि परपेंडिकुलर होगा तो उस स्थिति में आपको पता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अब चूंकि AP और BP आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो आपने सबसे पहले AP का डायरेक्शन रेशियो बनाया, फिर उसके बाद BP का डायरेक्शन रेशियो बनाया। अब दोनों का डायरेक्शन रेशियो चूंकि आपको जानकारी हो गया और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसके वजह से आप A1 A2 B1 B2, देखिए आपका A1 B1 C1 है फर्स्ट लाइन का रेशियो, A2 B2 C2 ये सेकंड लाइन का रेशियो हो गया। तो आप लिख सकते हैं अर्थात x minus x1 into x minus x2, y minus y1, y minus y2, z minus z1, z minus z2 इक्वल टू 0। ये आपका रेडीमेड फार्मूला हो गया। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं स्फीयर के इक्वेशन के लिए। जब उस स्फीयर का अगर डायमीटर का इन पॉइंट दिया है, उस स्थिति में डायरेक्ट उसका आंसर कर सकते हैं। एक क्लियर है जी, बताइए आप लोग, ठीक है? सर क्लियर है, डाउट है सर। ठीक है, इसको और वैसे तो आपको उस तरीका का मैं दोनों तरीका से क्वेश्चन बना कर दिखा रहा हूं आपको। ये आप रेडीमेड फार्मूला हो गया, जब डायमीटर का इन पॉइंट दिया रहेगा तो उस स्थिति में आपको याद रखना है x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 equal to 0। ये आपके स्क्वायर का डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इसमें आप लोग ये कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, दोनों तरीके से बना रहा हूं। मिड पॉइंट वाला भी बताएंगे ना सर? हाँ, मिड पॉइंट वाला डायरेक्ट मैं जो एग्जांपल अभी ले रहा हूँ मिड पॉइंट के लिए उसी मैंने दोनों से निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। जी सर। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपका हो रहा है, फाइंड द
equation of a sphere. Find the equation of a sphere whose find the equation of a sphere whose endpoints of diameter r, whose end point of diameter r. देखिए मैं यहाँ पर इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, एक ए दे दिए जहाँ 1 2 3 मैंने कहा, एंड बी दिया गया यहाँ मैंने 3 4 5, कुछ इस प्रकार से जो भी वैल्यू देना था दे दिए। अब आपको क्या करना है कि एक स्फीयर का इक्वेशन लिखना है जिसमें उसका डायमीटर के दोनों एंड का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। देखिए मैं दोनों तरीका से बता रहा हूँ जिससे आप वहां पर आसानी से बना सकते हैं, उससे बना सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन दोनों अलग अलग मैं दो पार्ट में कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहला काम, ये आपका स्फीयर हो गया पहला स्थिति में, और ए डायमीटर का एंड पॉइंट हो गया ए बी। यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है 3 4 5, और यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको मिला हुआ है 1 2 3, ठीक है। और आपको पता है कि डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। डायमीटर ऑल, आप बोल सकते हैं कि ऑल डायमीटर्स ऑफ एनी सर्किल और एनी स्फीयर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, यानी जितने भी डायमीटर्स है सब के सब सेंटर से पार करता है। और आपको ये भी पता है कि एक तरीका से रेडियस का जो 2 टाइम्स होता है दैट इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। यानी ये चीज ध्यान रखना है कि एक तरीका से सेंटर जो होता है वो डायमीटर के बिल्कुल मिड पॉइंट पर होता है। स्फीयर का जो सेंटर होता है वो एक तरीका से सेंटर के मिड पॉइंट पर होगा। तो सबसे पहला काम ऐसा कर लेते हैं, वो चीज मैं उधर बना दे रहा हूँ, यहाँ पर डायमीटर वाला से बना देते हैं पहले। देखिए इसको पहले हम हल कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर with end point of diameters are given, ठीक ना। ए का वैल्यू है 1 2 3, बी का वैल्यू आपके पास दिया गया है, बी का वैल्यू आपके पास 3 4 5। तो सबसे पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं जो आपको बताया गया। तो डायमीटर का अगर एंड पॉइंट दिया गया तो डायरेक्ट उस रेडीमेड फार्मूला को लगाइए। ये फार्मूला आपके पास है x - x1 into x - x2 प्लस हो गया y - y1 y - y2 z - z1 z - z2 इक्वल टू 0। ये उस रेडीमेड को डायरेक्ट लगाया जा रहा है, अर्थात आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। x - x1 का वैल्यू 1 है, x - x2 का वैल्यू 3 है, y - y1 का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू 4 है, प्लस z - z1 का वैल्यू 3 है, z - z2 का वैल्यू 5 है इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व करें। ये वैल्यू आपका आ गया x² - 4x + 3 y² -6x + 8, ये हो गया z² -8z + 15 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें, x² + y² + z², ठीक है। माइनस हो गया 4x, ये आपका y है 6y, -6y - 8z, और नॉमिनल वैल्यू की एक जगह कर दें। 8 और 3 11, 11 और 15 हो गया 26। देखिए ये हो गया उस स्फीयर का इक्वेशन, ये डायरेक्ट हो गया जो आप डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट सीखे उसके आधार पर। यहाँ पर मैं इसको सेकेंड मेथड करके बना दे रहा हूँ। सेकेंड मेथड जो कि आप सोच कर बना रहे हैं, सेकेंड मेथड में यही। अच्छा ये क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है? ये डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। चलिए ठीक है। अब आते हैं ये वाला। देखिए ये आपका स्फीयर दिया हुआ था, स्फीयर का एक डायमीटर्स है
यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको 1 2 3 मिला है और यहाँ का कोऑर्डिनेट आपके पास 3 4 5 मिला है। और वो जो मेन कॉन्सेप्ट है जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं, मतलब हमेशा ध्यान में रहेगा आपको कि स्फीयर का इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। इसमें दोनों मैटर इनकम्प्लीट, ये तो नहीं कहा जाएगा कि नहीं दिया है, बट इनडायरेक्ट है। स्फीयर का सेंटर भी आपको डायरेक्ट नहीं मिला है और इसका रेडियस भी डायरेक्ट नहीं मिला है। अच्छा, रेडियस यदि आप निकालना चाहें तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले AB का लेंथ बाय डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेंगे। AB का लेंथ बाय डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेंगे और सबको पता है डायमीटर का जो हाफ होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस। डायमीटर का जो आधा होता है वो रेडियस कहलाता है। तो रेडियस चूंकि आपके पास नहीं है तो पूरा AB निकाल लें, डिस्टेंस आधा कर दें, रेडियस कहलाएगा। और सेंटर एक अनिवार्य चीज है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सेंटर इसका हो जाएगा। देखिए सेंटर ये हो गया 1 + 3/2, ये हो गया 2 + 4/2, 3 + 5/2, अर्थात सेंटर इसका आ गया, सेंटर जो है इसका आ गया, ये हो जाएगा 2 2 3 4 3 4, यानी सेंटर इसका हो गया 2 3 4। इस स्फीयर का सेंटर आपके पास मौजूद हो गया। अच्छा, रेडियस निकालने के लिए 2 2 3 3 विकल्प आप लोगों के पास अवेलेबल है। एक तो आप एक डायमीटर निकालकर उसके लेंथ को आधा कर दें, रेडियस कहलाएगा। या कुछ लोग BC निकाल दें, दैट इज रेडियस। कुछ लोग AC निकाल दें, दैट इज रेडियस। ये आपको समझ में आ रहा होगा। या तो आप AC निकालें या BC निकालें, या कुछ लोग पूरा डायमीटर का लंबाई निकाल के आधा कर दें, रेडियस कहलाएगा। तो हर स्थिति में रेडियस वही होगा। ऐड करके मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ R बराबर मैं AC निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। AC निकालेंगे तो बाय डिस्टेंस फार्मूला आप आ जाएंगे। ये हो गया 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस हो गया 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस हो गया 4 - 3 का होल स्क्वायर। इस स्थिति में आपका ये √3 आ जाएगा। इस स्फीयर का जो रेडियस है ये आपका √3 हो गया। अब देखिए लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर का इक्वेशन यदि आप लिखते हैं तो x - α², ये हो गया y - β² इक्वल टू हो गया z - γ² इक्वल टू आपका हो गया रेडियस का स्क्वायर जो कि √3 था। अब इसको आप फाइनल करें, x² प्लस y² प्लस z², थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है। बीच में आपका हो गया -4x। अच्छा, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक आपका 3 था ना, ये मैंने शायद गलत लिखा है, ये आपका 3 था। तो ये आपका 4x -6y और -8z और नोमेरिकल वैल्यू हो गया 4 और 9 13 13 और एक तरीका से ये ज्यादा आ जा रहा है क्या? ये चर्चों का 16 9 25 25 और 4 कितना हो रहा है? चर्चों का 16 और 9 25 25 और 4 29 29 में 3 घट जाएगा आगे। ये वही चीज सेम आ रहा है, ये आपका 26 आ गया। थोड़ा सा एक लाइन मैंने कैलकुलेशन को शॉर्ट किया है, देखिए सेम आंसर आपका आ रहा है। अब दोनों में से जो आपको ज्यादा बेहतर लगे उससे आप काम करें, या अगर डायमीटर दिया है तो जल्दी आपका उससे बन जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने एक लाइन शॉर्ट किया, वो सब कैलकुलेशन करने आप लोग जानते हैं, विशेष कुछ है नहीं। ठीक है जी, बताइए आप। जी सर, क्लियर है। कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा जंप कर सकते हैं सर, हम लोग कर लेंगे। अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, थोड़ा सा इसका मतलब है कि स्टेप हम बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे। अभी तक हम लोगों ने स्फीयर का इक्वेशन लिखना सीखा जब सेंटर रेडियस से संबंधित बात आपको जानकारी हो। अब मैं वैसा बता रहा हूं जिसमें स्फीयर का इक्वेशन आपको दिया रहेगा, वहां पर सेंटर रेडियस आपको फाइंड आउट करना होगा। तो मतलब अभी तक आपको स्फीयर का इक्वेशन बताया जा रहा था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका जहां पर स्फीयर का इक्वेशन दिया रहेगा
और आपको सेंटर रेडियस के विषय में बात किया जाएगा। देखिए, जिसको आप बोल सकते हैं, हेडिंग आपका ही रहेगा जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जनरल इक्वेशन। अच्छा, कोई भी स्फीयर अभी आप हल कर रहे थे तो कुछ इस प्रकार के आ रहा था, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12z, कुछ भी आ सकता है, प्लस 15, इस प्रकार से जो भी है। आपका जो स्फीयर का जो सकल सूरत था ये इसी प्रकार का था हर बार जब देख रहे थे। और इसके विषय में मैं बात भी कर रहा था कि स्फीयर के इक्वेशन के लिए सबसे अनिवार्य चीज है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल। यानी स्फीयर के लिए x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इस सब का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा समान रहेगा, या तो 1 1 रहेगा, नहीं तो हर जगह कुछ दूसरा रहेगा, अगर 5 रहेगा तो हर जगह 5 रहेगा, डिफर नहीं रहेगा। डिफर होने से कोनिक चला जाएगा कोनिकॉइड में, ये इक्वेशन जो है स्फीयर का नहीं रहेगा। स्फीयर के लिए x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर सबका कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, मैं क्या बता रहा हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर मतलब एक ऐसा एक स्फीयर का इक्वेशन जो जनरलाइज फॉर्म में हो। तो बार-बार जब हम लोग स्फीयर का इक्वेशन हल कर रहे हैं तो हर स्थिति में इसी प्रकार से वो दिख रहा है, भले कहीं प्लस माइनस आ रहा है वो अलग विषय है, लेकिन इसी प्रकार से दिख रहा है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर की आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये तीनों तो मस्ट है, ये रहेगा ही रहेगा, प्लस हो गया 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये स्फीयर का जनरल इक्वेशन, यानी जितना भी आप स्फीयर अब तक एग्जांपल वाइज पढ़ रहे हैं वो इसी सर्कल में दिख रहा है बार बार। प्लस माइनस कहीं हो रहा है वो कोई बड़ा ये नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन इसी सर्कल में हमेशा दिख रहा है। और मैं इसके प्लस माइनस का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का अगर नेगेटिव माइनस का बात होगा तो सब नेगेटिव होगा, अदरवाइज सब पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं कि इसमें ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर में सभी नेगेटिव होगा या सभी पॉजिटिव होगा, अदरवाइज कोएफिशिएंट के सेंस में हो गया बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्फीयर का जनरल इक्वेशन, जो भी आप सेंटर रेडियस से बना रहे थे हर बार इसी प्रकार का आंसर आ रहा था। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि यदि स्फीयर का इक्वेशन दिया रहेगा तो एट ए टाइम इसका सेंटर रेडियस आप कैसे निकाल पाएंगे। तो इसको एक तरीका से डिटेल भी बताया जाएगा, या डायरेक्ट इसका फार्मूला वगैरह लिख दें। पहले से जानकारी आपको है, स्फीयर का यदि इक्वेशन दिया है तो इसका सेंटर रेडियस कितना होगा, जानकारी है? फॉर्मूला याद नहीं है सर। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर माइक बंद करेंगे, पूरा मैं डिटेल निकाल कर दिखा रहा हूँ और उसके बाद अलग से लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। बता देते हैं ताकि आपको सेंटर रेडियस समझने में आसान हो या कहीं बताना हो। तो इसको देखिए, वही वाला फॉर्मेट हम लोग ला रहे हैं, x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर z माइनस गामा का, उसी प्रकार का सेंस हम ला रहे हैं। फाइनल आपको छोटा सा फार्मूला आएगा जिसको आपको याद रखना होगा। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं ब्रैकेटिंग कर दिया क्योंकि ये चीज आपको ध्यान में रखने होंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 2ux y स्क्वायर प्लस 2vy z स्क्वायर प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर में सज जाए, क्योंकि वहां जब भी आ रहा था तो x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर, अब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में सजाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर में मैं डायरेक्ट सजा रहा हूं बिकॉज़ आपको पता है ये 2ux है तो आपको इसमें u स्क्वायर ऐड करना चाहिए। ये सब तो बताने की आवश्यकता नहीं है, इंटीग्रेशन वगैरह में बार-बार रेशनल इंटीग्रेशन पढ़ते होंगे तो वहां पर बार-बार आपको इस प्रकार से रहता है dx बटा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस प्रकार का रेशनल इंटीग्रेशन आता है तो तुरंत आप सजाते हैं और उसके बाद जो फॉर्मेट में आता है उसका आंसर करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि आप परफेक्ट स्क्वायर में सजाना चाहेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2ux, इसमें आपको u स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको u स्क्वायर ऐड करना होगा। क्लियर है जी? क्लियर है सर। सर क्लियर है सर। ठीक है, u स्क्वायर यदि आप ऐड कर रहे हैं तो u स्क्वायर बाद में आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये हो गया उसी प्रकार से y स्क्वायर प्लस 2vy
प्लस इसमें भी स्क्वायर ऐड कर देंगे, जेड स्क्वायर प्लस 2w जेड, इसमें w स्क्वायर ऐड कर देंगे, घटा दीजिए u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ के बाद इसको मैच कराएंगे तो ये हो गया x प्लस u का होल स्क्वायर, y प्लस v का होल स्क्वायर, ये हो गया z प्लस w का होल स्क्वायर, और बाकी जो भी चीज है याद आपको होगा x माइनस अल्फा स्क्वायर, y माइनस बीटा स्क्वायर, z माइनस गामा स्क्वायर, और बाकी जो भी चीज था वो राइट साइड जाके रेडियस का स्क्वायर हो रहा था। तो मैंने ऐसे सजा लिया, और ये जितना भी टर्म्स है सबको मैं राइट साइड भेज रहा हूं, तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, जो नेगेटिव था जाके पॉजिटिव होगा, ये u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d। अब इसको आप देखते हुए उस इक्वेशन से मैच करा सकते हैं जिसका सेंटर रेडियस वाला मैटर आ गया। इसको आप इस प्रकार से और एडजस्ट करें, x माइनस माइनस u, क्योंकि होता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये प्लस में आ गया था तो x माइनस माइनस u का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से y माइनस माइनस v का होल स्क्वायर, और ये हो गया z माइनस माइनस w का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको पता होना चाहिए राइट साइड में यदि 16 है तो 4 का स्क्वायर, 25 है तो 5 का स्क्वायर, बट अगर मान लीजिए 17 आ गया उसको आपको स्क्वायर में लिखा जाता है राइट साइड, अगर 17 आएगा तो रूट 17 का स्क्वायर। तो राइट साइड में चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इस पर आप पहले स्क्वायर रूट दे दें, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, और अब इसके बाद स्क्वायर दे दें। ये क्लियर होना चाहिए आपको, इधर तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बस सर्कल में लाया। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सर्किल बल्कि इससे मैच करा जाएगा, अर्थात कि किसके फॉर्म में है, दैट इज फॉर्म जो इसका हो गया x माइनस अल्फा स्क्वायर, y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस हो गया z माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। यानी आप लिख सकते हैं क्या हो गया, लिखा जा सकता है कि therefore center of स्फीयर का जो सेंटर है इस स्थिति में आपको मिलेगा माइनस u माइनस v माइनस w। अगर जनरल इक्वेशन दिया रहेगा उस समय स्फीयर का इक्वेशन माइनस u माइनस v माइनस w होगा, एंड रेडियस जो होगा इसका रेडियस r इक्वल टू दिस, क्योंकि स्क्वायर में होता है ना r स्क्वायर, तो r का जो वैल्यू है उसको आप लिखेंगे, ये हो गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस v। क्लियर है जी, यही चीज आपको याद रखना है, जिस समय जनरल इक्वेशन देगा उस समय सेंटर माइनस u माइनस v माइनस w, और रेडियस आपको याद रखने हैं u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। और थोड़ा समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है, अगर आपको सेंटर जानना है तो देखिए सेंटर आपको u देगा, v देगा, w देगा, मतलब एक तरीका से इससे आपको u मिलेगा, x के कोफिशिएंट से u मिलेगा, y के कोफिशिएंट से v मिलेगा, w के कोफिशिएंट से z के कोफिशिएंट से w मिलेगा, और x सभी u v w मिल जाएंगे तो आपका रेडियस भी बड़ा इजी निकलेगा। इस पर क्वेश्चन किया जाएगा, बड़ा सिंपल होगा। ठीक है, यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए आप लोग। इस पर हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं निकालने के लिए, लिख रहे हैं कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 10z प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक स्फीयर लिखा है, इसका हम लोगों को सेंटर रेडियस चाहिए। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है इसका सॉल्यूशन करने के लिए
एक बार आप समझ लो, उसके बाद फिर शॉर्ट में भी वर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने स्फीयर का इक्वेशन लिखा। अब इसमें आपको सेंटर और रेडियस निकालना है कि कैसे निकलेगा। तो सेंटर कितना होता है, सेंटर मैं यहाँ पर नोटिस भी करा रहा हूँ, सेंटर होता है माइनस यू माइनस भी माइनस डब्ल्यू। सेंटर होता है माइनस यू माइनस भी माइनस, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन ध्यान रखना है आपको, यू भी डब्ल्यू निकालना है, यू भी डब्ल्यू ऑन कंपैरिजन विथ जनरल इक्वेशन, ऑन कंपैरिजन विथ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन को मैंने मिटाया नहीं है, आप देख सकते हैं। आपको u निकालना है, v निकालना है, w निकालना है। तो ध्यान रखें, x का कोफिशिएंट के पास u छुपा हुआ है, y के कोफिशिएंट के पास v है, z के कोफिशिएंट के पास w है। तो देखिए आप ऑन कंपैरिजन विद जनरल इक्वेशन v गेट, हम लोग क्या देख रहे हैं, v गेट। देखिए x का कोफिशिएंट आपके पास 2u है, तो ये हो गया 2u बराबर -8, और यहां से u का वैल्यू आपको -4 मिला। इसी प्रकार से 2v बराबर y का गुणांक 2v है, तो 2v बराबर यहाँ पर y का गुणांक 4 है, v का गुणांक 2 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से आपके पास z का गुणांक 2w है, और यहाँ पर -10 है। इस स्थिति में w का वैल्यू -5 आ गया, ठीक है। ये सारा चीज मैंने वर्क कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, सेंटर जो होता है एक तरीका से -u माइनस v डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, मतलब कोऑर्डिनेट का फार्मूला ऑलरेडी, सेंटर के कोऑर्डिनेट का फार्मूला ऑलरेडी माइनस में होता है, -u माइनस v माइनस डब्ल्यू। तो जो भी वैल्यू u v w का आया है उसको आपको उलटना पड़ेगा, क्योंकि u का वैल्यू -4 आया है और सेंटर ऑलरेडी -u है, तो जो भी वैल्यू है उसको उलटिए। तो ये हो गया 4, और एक माइनस भी है, इसको भी का वैल्यू 2 है, तो माइनस भी यानी -2 हो जाएगा। w का वैल्यू -5 है, तो इसका वैल्यू एक तरीका से 5 हो जाएगा। तो ये आपको निकल गया सेंटर, सेंटर आ गया। अब आपको रेडियस चाहिए, ऐड करके लिख देते हैं रेडियस। तो रेडियस r इक्वल टू, आपके पास फार्मूला अवेलेबल है, क्या होता है, मैं शॉर्ट थोड़ा कर रहा हूँ, ये हो गया -4 का स्क्वायर, प्लस हो गया 2 का स्क्वायर, और प्लस हो गया एक तरीका से -5 का स्क्वायर, और d का -d होता है फार्मूला में, तो d का वैल्यू आपका 15 है। अब 15 इसमें घटा दें, ये वैल्यू आपके पास, ठीक है, जो आप लोग बता रहे हैं, ये हो गया 16 + 4 + 25 -15, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। तो 10 और एक तरीका से 26 के रूट 30 शायद हो जा रहा है क्या, तो ये हो गया 10 5 आएगा, 10 ये रूट 30 होगा ना, ये रूट 30 आ जाएगा। रेडियस का वैल्यू जो है ये आपका रूट 30 आ रहा है। तो ठीक है जी, ये क्लियर है। यस। अच्छा ठीक है। और कुछ लोग अगर इतना रूल रेगुलेशन के साथ अगर नहीं निकालेंगे, उन लोग ऐसे भी शॉर्ट में शायद आप लोग बता भी रहे होंगे, अगर आपको इलिप्स क्या नाम है, स्फीयर के सेंटर रेडियस निकालना है, खासकर सेंटर आप बहुत इजी वे में निकालेंगे। कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड के गुणांक को आप हाफ कीजिए और साइन को चेंज कर दीजिए, मतलब साइन चेंज का मतलब प्लस माइनस को। अगर इतना रूल रेगुलेशन के साथ आप नहीं निकालना चाहते हैं तो क्या काम करेंगे, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है इसको हाफ करें और इसके चिन्ह को पलट दे, तुरंत आपका सेंटर आ जाएगा। जैसे ये हो गया -4 2 -5, और चिन्ह को उलट दीजिए, एक +4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा 5। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, वो ज्यादा जल्दी होगा। हटाते हैं इसको।
अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई प्लेन जो है वो एक तरीका से किसी स्फीयर को कब टच करेगा या कब कट करेगा या कब टच नहीं करेगा, उस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। उसको बोल सकते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोल सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार का 2D में आप लोग पढ़ते होंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कुछ इस प्रकार का है। इसको आप समझिए कैसे कैसे आपको एक स्फीयर का इक्वेशन दिया रहेगा और साथ में एक टेंजेंट प्लेन दिया रहेगा, टेंजेंट लाइन में टेंजेंट प्लेन दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक फुटबॉल आपके पास है और नीचे एक कॉपी है, कॉपी आपका प्लेन है या बुक है, प्लेन है, तो वो जो बुक है वो स्फीयर को टच कब करेगा, किस स्थिति में करेगा, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन। उस प्रकार का बात हो रहा है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आप केयर ऐसे करें, पहले तो मैं सिंपल वाला बात कर रहा हूं, उसके बाद जनरलाइज फॉर्म बात करेंगे। देखिए इसमें मान लीजिए एक कंडीशन आपको निकाला जा रहा है, इस पे ध्यान रखेंगे। हेडिंग इसको देना फाइंड द कंडीशन दैट a plane lx plus my plus nz इक्वल टू p। इसको प्लेन आप किसी भी टर्म में दे सकते हैं, ये आपका नॉर्मल फॉर्म है, जनरल फॉर्म से जो सा फॉर्म आप देना चाहें। तो फाइंड द कंडीशन दैट ए प्लेन इतना टच द स्फीयर पहले मैं सिंपल स्फीयर ले रहा हूं जिसका सेंटर ओरिजिन हो, ठीक ना। उसके बाद उसको जनरलाइज किया जाएगा, x² y² z² बराबर e²। ये आपको ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि क्या कंडीशन होगा यदि वो प्लेन जो है इस स्फीयर को टच करेगा, ठीक है। और वहां पर ऐसे भी हो सकता वो पूछा जा सकता है, एक कहीं एक जगह आपको कांस्टेंट लगा देगा m के जगह और पूछा जाएगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस प्लेन टच द स्फीयर, मतलब ये प्लेन स्फीयर को टच अगर टच कर रहा है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। तो आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको क्या। जैसे आप यहाँ तो मेरे पास उस प्रकार का है नहीं, जैसे ये है आपका प्लेन, ये आपके पास प्लेन है, इस पर आपका फुटबॉल रखा गया, ये आपका प्लेन है और इस पर आपने फुटबॉल रख दिया। तो तीन स्थिति हो सकता है, एक स्थिति हो सकता है कि फुटबॉल आपका टच ही ना करे, एक स्थिति हो गया कि टच करे, और एक स्थिति और होगा कि उसको कट करे। तीनों स्थिति के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला काम लिख देते हैं कि when a plane touch the sphere मैं उस स्थिति का चर्चा कर रहा हूं जिसमें प्लेन जो है वो स्फीयर को टच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका मान लीजिए प्लेन है और ये आपका स्फीयर है और ये मैंने प्लेन दे दिया इस प्रकार से। तो ये चीज आपको देखना होगा थोड़ा सा, तो यहाँ समझना मुश्किल होगा। अगर फुटबॉल को कॉपी पर टच करा रहे हैं तो दो सेंस आप ध्यान रखेंगे कि जो इसका रेडियस होगा, स्फीयर का जो रेडियस होगा, ये आप तो जानकारी में हो गया। दूसरा चीज आपने रिसेंटली, हमको लगता है 3-4 क्लास पहले 5 क्लास पहले आपने सीखा है, किसी पॉइंट से प्लेन पर का परपेंडिकुलर दूरी कैसे निकालते हैं, जानकारी है आप लोगों को। यस सर। मतलब कैसे निकाला जाता है, किसी पॉइंट से आपको प्लेन पर का दूरी कैसे आप निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाएंगे सर उसको, मतलब उस पॉइंट को रखेंगे और बटा में रूट ओवर a² + b² + c², ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि प्लेन स्फीयर को तभी टच करेगा, यदि स्फीयर का रेडियस और साथ साथ स्फीयर के सेंटर से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों के दोनों सेम हो गया, तो बोला जाएगा कि प्लेन जो है स्फीयर को टच कर जाएगा। मतलब स्फीयर जो है उसका रेडियस और स्फीयर जो है उसको जहां प्लेन टच किया सेंटर से वो परपेंडिकुलर दूरी जो निकला, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो प्लेन स्फीयर को टच करेगा। ये हो गया।
अभी फिलहाल इसका जो एक तरीका से, हालांकि इसको मैं जनरलाइज फॉर्म नहीं लिख दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे तो आपका 0 0 टाइप का आ जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसी फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। तो क्या लिख दिए, फाइंड द कंडीशन दैट ए प्लेन इतना टच द स्फीयर, थोड़ा सा जनरल फॉर्म लिख देना अच्छा रहेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। आपके पास ये स्फीयर दिया गया है और ये प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन आपने यूज किया lx प्लस my प्लस nz और माइनस p लिखे चाहे प्लस p लिखे, बहुत है, ठीक है। ये वाला दिस लेंथ इज कॉल्ड रेडियस। अगर यहाँ पर आपने किसी पॉइंट को नोटिस कर दिया, ये पॉइंट का नाम मैंने ये लिख दिया, तो क्या लिखा, व्हेन ए प्लेन टच द स्फीयर, यहां लिख देते हैं कि इफ रेडियस इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, इफ रेडियस इक्वल टू when a sphere touch the when a plane touch the sphere, if radius equal to हो जाएगा perpendicular distance of center to the plane, यानी आपको पता होना चाहिए कि इसका रेडियस जो है वो प्लेन के सेंटर से, सॉरी क्या नाम है, स्फीयर के सेंटर से प्लेन का दूरी बराबर होना चाहिए। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि कुछ दूसरा एग्जांपल से समझाना होगा। तो देखिए क्या स्थिति होगा, दैट इज मैंने लिख दिया एक तरीका से, रेडियस आपका क्या नाम है इसका, OA बराबर परपेंडिकुलर दूरी आप निकालिए। तो यही दूरी निकालने का सबसे पहले कोऑर्डिनेट आपका हो गया -u -v -w और रेडियस आपका हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको भी नोटिस कर रहा हूं, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d का रूट। रेडियस भी आपके पास आ गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, रेडियस जो होगा, बल्कि इसका नाम ही हम लोग देते हैं, रेडियस आपका OA है बराबर परपेंडिकुलर दूरी निकालिए। तो परपेंडिकुलर दूरी निकालने में आप कोऑर्डिनेट को ही शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस AU माइनस हो जाएगा MV माइनस हो जाएगा NW माइनस हो गया P डिवाइडेड बाय रूट ओवर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और यहां से OA का वैल्यू आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं, रूट ओवर हो गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस a, माइनस तो सब खत्म हो जाएगा स्क्वायरिंग वगैरह करने पर, lx प्लस m, lx लिखा रहा है, ये हो गया lu प्लस m प्लस mw प्लस p, और बटा में रूट ओवर किया तो उधर जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, इस पे कंडीशन एक प्रकार से बताया गया, इस पर क्वेश्चन छोटा हो सकता है। ये आज समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये पता चल पा रहा है? ठीक है जी। चलिए तो ठीक है, इसको हम दोबारा रिपीट भी करेंगे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं होंगे तो, लेकिन यह स्पष्ट है, सेंटर से प्लेन पर का परपेंडिकुलर दूरी जो होगा उसका रेडियस के डायरेक्ट बराबर होगा, इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, एक आध कॉन्सेप्ट पर और बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं टेंजेंट प्लेन बता रहा हूं, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, इसको आप ध्यान में रखेंगे, वहां पर पूछा जा सकता है, उस चीज को मैं रिपीट भी करूंगा, अगर आपको समस्या ना हो तो कुछ उस प्रकार का एक एग्जांपल मेरे पास रहेगा तो ज्यादा इजी वे में आप समझेंगे। ये पूछा जा रहा है एक तरीका से, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, the equation of tangent plane to the sphere, the equation of tangent plane to the sphere x square plus y square plus z square equal to a square।
the equation of tangent plane to the sphere at a point P जहां का कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 z1 दिया। इस चीज को आप समझिए और डायरेक्ट याद भी रखेंगे, इस पर तुरंत ऑब्जेक्टिव भी बता देते हैं जिससे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मतलब ये आपको बताया जा रहा है कि टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, और प्लेन चूंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपको ज्यादा समस्या नहीं है। प्लेन का सकल सूरत कैसा होता है, ax + by + cz + d = 0। आपने प्लेन पढ़ लिया इसलिए प्लेन का इक्वेशन ax + by + cz + d = 0 आप जानते हैं। तब बोला जा रहा है कि यदि आपके पास स्फीयर का इक्वेशन दिया रहेगा और किसी पॉइंट पर अगर प्लेन का इक्वेशन पूछा जाएगा तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है, क्या होना चाहिए। तो इसका एक तरीका से देखिए क्या बताया जा रहा है, यहां पर ऐसे हो गया द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इसको आप ध्यान से देखेंगे, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर x² + y² + z² = a², ठीक है। और यही ध्यान रखना आपको टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपका स्फीयर हो गया, इस स्फीयर हो गया और स्फीयर के किस पॉइंट पर आपको टेंजेंट प्लेन का मतलब क्या हुआ, आपके पास फुटबॉल है, फुटबॉल को यदि अगर ये बुक टच कर रहा है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन। यदि फुटबॉल को ये बुक यदि टच कर रहा है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे तो हम लोग डिराइव करके बताते हैं लेकिन यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मैं फार्मूला बता दूंगा आपको। यही मान लेते हैं कि आपका एक तरीका से टेंजेंट प्लेन है, किस पॉइंट पर आपसे पूछा जा रहा है, ये पॉइंट है x1 y1 z1। फार्मूला आप क्या याद रखेंगे, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिस, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आप याद रखें x(x1) + y(y1) + z(z1) = a²। इसको हम लोग ग्रेजुएशन के क्लास में पूरा डिराइव करके बताते हैं लेकिन यहाँ उसका आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप याद रखें x(x1), परेशान नहीं होना, x1 का मतलब कोई कोऑर्डिनेट रहेगा 2 3 4 जो भी हो। तो x(x1) + y(y1) + z(z1) = a²। दिस इज कॉल्ड, इसको कोई स्फीयर नहीं बोल सकता है। अगर x का मान 2 है तो ये 2x हो गया, y1 सॉरी x1 का मान 2 है तो 2x हो गया, y1 का मान 3 है तो 3y हो गया। ये स्फीयर नहीं है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन ऑन दैट स्फीयर। ये क्लियर हो रहा है जी, बताइए। ये मैं बता रहा हूँ कि किसी स्फीयर, क्लियर है। ठीक है, इस पर मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है जी, डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार का रहेगा, या डायरेक्ट किताब का बना लेते हैं, अपने से भी दिया जा सकता है। एक किताब का ही क्वेश्चन में बना दे रहा हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। find the equation of the tangent plane, find the equation of the tangent plane to the sphere, स्फीयर का इक्वेशन देखिए लिखा है x² + y² + z² = 29। जो भी दिया रहे at the point का नाम इसमें लिखा है 2 3 4। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत टफ तो नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। आपको टेंजेंट प्लेन लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यदि आप करते हैं तो सबसे पहला काम, ये आपका स्फीयर हो गया जिसका इक्वेशन है x² y² z² = 29। यही आपका टेंजेंट प्लेन हो गया।
टेंजेंट प्लेन इसका इक्वेशन रिक्वायर्ड है, जरूरत है। और ये P पॉइंट जहां का कोऑर्डिनेट 2 3 4 है, इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फार्मूला बोला जाता है x(x1), मैं रिपीट कर रहा हूं, x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) इक्वल टू a²। यही होता है फार्मूला इसका। तो आप क्या काम करेंगे, x इंटू x1 का वैल्यू 2 है, प्लस y इंटू y1 का वैल्यू 3 है, प्लस z इंटू z1 का वैल्यू 4 है, और a स्क्वायर का वैल्यू 29 है। दिस इज फाइनल आंसर, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 29। ये हो गया उस स्फीयर के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन। ये क्लियर है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है वहां पर, ठीक है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। इसके बाद इसका यहाँ पर स्फीयर सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा मैं वो स्फीयर बता रहा हूँ जिसमें 2ux 2vy उसी को बताकर एग्जॉस्ट कर रहे हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिए सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, टू दोनों फार्मूला एक ही टाइप का है, लेकिन वो स्फीयर सिंपलेस्ट फॉर्म में था ना, वहां पर उसका सेंटर 0 0 था। हो सकता है उसके अलावा थोड़ा सा जनरल टाइप का आ जाए। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, स्फीयर का नाम मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये आपका हो गया 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये आपका स्फीयर हो गया। एट द पॉइंट P, जहां का कोऑर्डिनेट मैंने लिखा x1 y1 z1, मतलब सेम चीज है वो सारा, बस थोड़ा सा स्फीयर के इक्वेशन को, मैक्सिमम पार्ट तो वही रहेगा, थोड़ा सा उसमें और आप एक्सटेंशन वाला फॉर्म याद रखें कुछ ऐसे। देखिए इसका थोड़ा सा मैं इसको नोटिस कर रहा हूं उसी प्रकार से। ये आपका स्फीयर हो गया, ठीक है जी, ये स्फीयर हो गया। ये आपका स्फीयर हो गया। अच्छा बताइए स्फीयर का सेंटर कितना होगा, इस स्फीयर का सेंटर क्या होना चाहिए, माइनस यू माइनस माइनस वी माइनस डब्ल्यू। माइनस यू माइनस भी माइनस डब्ल्यू, क्योंकि इसका विशेष आवश्यकता नहीं है। और यही आपका ये हो गया आपका टेंजेंट प्लेन। ये हो गया एक ऐसा, टेंजेंट प्लेन का मतलब क्या है, वही प्लेन ही है, बस उसको टच करा, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन हो गया, इसी का इक्वेशन चाहिए एट द पॉइंट P, जहां का कोऑर्डिनेट आपका है x1 y1 z1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो मैक्सिमम चीज सेम है जो आप जानते हैं पहले से। क्या फार्मूला था, x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 बराबर ये स्क्वायर। लेकिन वहां पर स्फीयर सिंपलेस्ट फॉर्म में था, यहाँ थोड़ा सा सेंटर वहां 0 0 था, यहाँ कुछ ना कुछ है। तो इस स्थिति में आपको ऐसे याद रखना है, प्लस u इंटू x प्लस x1 प्लस v इंटू y प्लस y1 प्लस w इंटू z प्लस z1 और लास्ट में प्लस d इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा मतलब उससे कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है जी। और उसमें चूंकि ध्यान रखिए वो क्यों इतना आसान हो गया था, क्योंकि उसमें u v w सब 0 0 हो गया था, इसके चलते। ये आपका सेम कॉन्सेप्ट है, बस स्फीयर का इक्वेशन वहां से 0 0 था, यहाँ कोई दूसरा, ठीक है। यस सर। इसको निकालते समय आपको u चाहिए, v चाहिए, w चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस पर हम लोग आगे एक एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, उसके बाद एग्जांपल एक बना देते हैं, इस पर देखते हैं एक्सरसाइज में होगा इसका।
क्वेश्चन इसमें काफी अच्छा अच्छा दिया है, वो कंडीशन जिस प्रकार का मैं पूछ रहा था, अब अभी अगले क्लास में मैं जिक्र करूंगा, ठीक ना। इसको क्वेश्चन ठीक ठीक इसमें दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लास्ट बना के हटा रहा हूँ इसको। इस फार्मूला को छोड़ देना, इसमें यूज करना होगा। देखिए क्वेश्चन अपने दिया जा रहा है, ठीक ना। फाइंड the equation of find the equation of tangent plane find the equation of tangent plane to the sphere x square plus y square plus z square minus 4x plus 6y minus 8z plus 5 equal to 0। कुछ इस प्रकार से दिया गया है। at a point P जहां का कोऑर्डिनेट मैंने 1 2 3 लिया, ठीक है। इस स्फीयर के टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखना है, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। इसका सॉल्यूशन यदि आप करेंगे तो सबसे पहला काम देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ एक तरीका से स्फीयर। देखिए इसमें आपको u का भी जरूरत है, v का भी जरूरत है, w का भी जरूरत है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर का इक्वेशन जो मैंने दिया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस हो गया आपका, यह माइनस मैंने दिया है 4x प्लस ये हो गया 6y माइनस 8z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये स्क्वायर का इक्वेशन दिया गया है। इससे आप u v w भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, देखिए क्या 2 minus 3 4 है, 2 minus 3 4 ठीक है। आएगा। ये इसका सेंटर जो हो गया, सेंटर जो हो गया या u v w जो बोलते हैं या डायरेक्ट बोल देते हैं, दैट इज करके आएगा। हाँ तो आपको u का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। सेंटर तो उलट देंगे, ऐसे u v w मैं सिर्फ फाइंड आउट कर रहा हूँ। u का वैल्यू -2, v का वैल्यू +2 आएगा। w का वैल्यू नेगेटिव। ये u v w का मान आ गया। अगर आप सेंटर बनाते हैं तो उलट देंगे, ठीक है। अब लिख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन +2 -3 +4 होगा सर। क्या चीज के लिए सेंटर? यस सर, 2 minus 3 4 आएगा। नहीं वो तो सही है, वो आप लोग सही बता रहे हैं, बट मैं सेंटर यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ आपको जरूरत है मात्र u v w। अगर आप सेंटर लिखेंगे तो -u -v -w, उस स्थिति में ये दोनों आपका प्लस हो जाएगा और 3 माइनस हो जाएगा। लेकिन सेंटर लिखना ही नहीं, आपको u v w बैठा देना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट इस पॉइंट पर लिखना है p 1 2 3। देखिए आंसर रखा हुआ है x x1 1 हो गया, y y1 ये 2 हो गया, z z1 ये 3 हो गया, प्लस u है तो u का वैल्यू आपने बताया -2, x प्लस x1 तो x प्लस x1 का वैल्यू 1, प्लस v का मान 3, y1 का मान आपको दिया गया है 2, और a हो गया। उसके बाद w का वैल्यू -4 हो गया, और z1 तो z प्लस z1 का वैल्यू आपको 3 दिया गया है, और प्लस d का वैल्यू आपको 5 दिया गया है। और इसी को आप सॉल्व कर देंगे, फाइनली हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कल हम लोग यही से शुरू करेंगे। अगर ये नहीं भी समझ में आया होगा तो फिर से मैं रिपीट करूंगा। एक तरीका से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लस टेंजेंट प्लेन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, यहां से हम लोग कल शुरू करेंगे। और इसको छोड़कर इसके पहले मैंने जितना बताया उसको आप थोड़ा सा रिपीट करके देखेंगे कि वो सारा कॉन्सेप्ट आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। और टेंजेंट प्लेन वाला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू रिपीट, ठीक है। चलिए ठीक है, यहीं पर मैं लास्ट कर रहा हूं सर। स्क्रीनशॉट लेना है सर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, ओके।